हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज का जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, ये त्रिभुज है जिसको अंग्रेजी में आप ट्रायंगल बोलते हैं। और आप जो है क्लास 5 की बुक से इसमें अभ्यास और जो चैप्टर है उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 15 है त्रिभुज, ट्रायंगल। तो नीचे बने जो चित्रों को है इसको हमको देखना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें जो है 4 भुजाएं हैं और 4 कोने हैं, मतलब 4 कोण हैं। और इसमें भी जो है 4 भुजाएं हैं और 4 कोण हैं। और इसमें भी जो है 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं। इसमें जो है 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। इसमें जो है कोण नहीं है, ये वृत्त है। और ये जो है 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। तो यहाँ पर एक 3 भुजा वाला ये है और ये है। तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति जो होती है इसे ही जो है त्रिभुज कहते हैं। तो ऊपर दिए गए चित्रों में त्रिभुजाकार आकृति को पहचानें। तो आओ हम समझते हैं। यहाँ जो है 3 बिंदु क ख ग हैं। क्या हैं? क ख ग। यहाँ पर जो है 3 बिंदु दिए गए हैं जो एक सीध में नहीं है। आप देख रहे हैं सब जो है एक दूसरे से एक सीध में नहीं है। इन तीनों बिंदुओं को आपस में रेखाखंडों द्वारा जोड़ने पर एक बंद आकृति मिलती है। अब इनको जो है आप एक दूसरे से ऐसे जोड़ेंगे तो ये सीधी लाइन होगी। तो आप इंच स्केल की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे। तो जब आप इसको मतलब बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक बंद आकृति आपको जो है प्राप्त होती है। तो यही जो बंद आकृति है यही क्या होती है? त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं जो कि क ख ग बिंदुओं को आपस में मिलाने पर बनती हैं। ऐसी आकृति को हम संकेत जो है छोटा सा त्रिभुज का साइन होता है ऐसे, तो इसी से हम व्यक्त करते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए 2 शर्तें हैं। ठीक है, त्रिभुज बनाने के लिए 2 शर्तें अनिवार्य होती हैं। पहला, आकृति बंद होती है, आकृति जो है घिरी हुई होती है, कहीं से ये खुली नहीं होती है। और दूसरी आकृति जो है इसमें जो है 3 भुजाएं ही होती हैं। 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे और ये आकृति क्या होगी? बंद होगी। आओ इसे भी जानें। चलिए इसको भी जानते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र त्रिभुज का अंतः क्षेत्र कहलाते हैं। जो अंदर का एरिया है ये आपका क्या है? अंतः क्षेत्र है। चित्र में पीले रंग से रंगा हुआ क्षेत्र त्रिभुज का अंतः क्षेत्र प्रदर्शित करता है। और त्रिभुज के बाहर का जो संपूर्ण क्षेत्र है वह त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। और इसके बाहर के जो भी एरिया है ये जो है त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में आते हैं। और चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर है स्वयं करो। तो यहाँ पर त्रिभुज क ख ग के अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु, अंतः क्षेत्र में स्थित बिंदु कौन है? तो ब है और स है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे ब कामा और स। अब त्रिभुज क ख ग के बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु तो ये है अ और द। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अ और कामा लगा के आप लिख देंगे द। इस प्रकार से आप अंतः और बाह्य को आसानी से समझ लेते हैं। सोचो, यदि भुजा क ख या भुजा ख ग या भुजा क ग, जो तीनों भुजाएं हैं इन पर बात हो रही है, कोई बिंदु हो, अगर इन भुजाओं पर कोई बिंदु हो तो वह किस क्षेत्र के अंतर्गत माना जाएगा? तो ये जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु हो और यहाँ पर कोई बिंदु हो तो यह किस क्षेत्र के अंदर माना जाएगा? तो ये जो है यहाँ पर नोट दिया गया है। बिंदु क ख और ग क्षेत्र पर स्थित बिंदु हैं। ठीक, इनकी गणना न अंतः क्षेत्र में होगी न ही बाह्य क्षेत्र में होगी। ये जो है कंप्लीट एक जो है रेखाखंड है। ठीक, तो इनकी गणना जो है आप ये जो है बिंदुओं से मिलकर ही जो है कोई रेखाखंड बनते हैं। तो ये जो रेखाखंड क ग बना है तो ये बिंदुओं से मिलकर ही बना है। तो जो इस पर कोई भी बिंदु अगर होगा तो ये न अंतः क्षेत्र में होगा और न ही बाह्य क्षेत्र में होगा। यह एक त्रिभुज का जो आपका रेखाखंड है उसका एक भाग होगा। ठीक, अब त्रिभुज के शीर्ष और भुजाएं और कोण पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो बिंदु क ख ग त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। आप यहाँ पर देखेंगे क ख ग। आप इसको ए बी सी डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ए बी सी और जो भी चीज़ें हैं आप इनसे डिनोट कर सकते हैं। डी ई एफ जी, जितना भी बिंदु है वो उसको आप डिनोट कर सकते हैं। तो जो 3 बिंदु हैं आप इसको ए बी सी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क ख ग है तो क ख ग से ही हम लोग समझते हैं। तो क ख ग जो है त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। बिंदु क और ग को रेखाखंड द्वारा मिलाने पर भुजा क ग प्राप्त होता, क ख प्राप्त होता है।
तो जो आपका बिंदु क है और जो ख है, इसे मिलाने से आपको क ख प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से बिंदु ख और ग को मिलाएंगे तो ये आपका ख ग प्राप्त होगा। उसी प्रकार से क और ग को मिलाएंगे तो ये क ग आपको जो है भुजा प्राप्त होती है। तो सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो भुजा प्राप्त होगी ये 3 भुजाएं ही होंगी, ठीक है, 3 भुजाएं होंगी, ठीक। और 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे। और इसका अंतः क्षेत्र क्या होता है, बाह्य क्षेत्र क्या होता है, इसको हमने देख लिया है। और 3 शीर्ष होते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इस त्रिभुज क ख ग में 3 कोण हैं, ठीक। कोण क ग आप जानते ही हैं, यहाँ पर जो चित्र है ये आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर कोण ग क ख, उसी प्रकार से कोण क ख ग ये वाला कोण, और उसी प्रकार से कोण क ग ख ये वाला कोण, ठीक। तो यहाँ पर जो है तीनों कोण यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर शीर्ष क पर बना कोण जो है कोण क, ये जो है जो शीर्ष क पर है जो ये बना कोण है वो क्या है, कोण ग क। जिस बिंदु पर कोण होगा वह जो है बीच में ही होगा, तो यहाँ पर क जो है बीच में है, तो कोण ग क ख है, या इसको जो है ख क ग भी लिख सकते हैं। तो ये जो कोण होगा वो जिस बिंदु पर होगा उसे बीच में ही आपको लिखना होगा। शीर्ष ख पर बना कोण जो है कोण क ख ग है, या इसको ग ख क, मतलब यहाँ पर भी ख बीच में होगा। उसी प्रकार से शीर्ष ग पर जो बना कोण है क ग ख, तो ये ग जो है बीच में ही होगा, चाहे इसको ख आगे कर दीजिए चाहे पीछे कर दीजिए। शीर्ष पर बने इन कोणों को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोण क, कोण ख और कोण ग। जिस शीर्ष पर कोण बनता है उसे हम बीच में लिखते हैं। जैसे शीर्ष क पर बना कोण, तो कोण क जो है यहाँ पर आपको बीच में दिख जाएगा, तो कोण हो जाएगा कोण ख क ग, या फिर ग क ख, ठीक। कोण क ख और ग त्रिभुज के अंदर बने हैं, ठीक है, अतः इन्हें त्रिभुज के अंतः कोण कहते हैं। तो जो आप ये कोण देख रहे हैं तो ये त्रिभुज के अंदर बने हैं, तो इसलिए इसे त्रिभुज का अंतः कोण कहते हैं। और बाह्य कोण आप देखेंगे तो बाह्य कोण जो है सभी एंगल पर जो है ये बनेंगे, ठीक। अंतः कोण बाह्य कोण होते हैं, ठीक। इनको आसानी से समझ लीजिए। अब यहाँ पर स्वयं करो दिया है, चित्र में दिए गए त्रिभुज की भुजाओं शीर्ष और अंतः कोण के नाम लिखो, ठीक। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं, तो अ ब स और अ स हैं, ठीक। और शीर्ष कौन है, अ ब स हैं। और अंतः कोण के नाम, तो अंतः कोण के नाम जो है कोण अ ब स हो जाएगा, कोण अ ब स, कोण ब स अ, और फिर कोण स अ ब। तो यहाँ पर जो है एक बार ब बीच में, फिर एक बार स बीच में, एक बार आ बीच। इसी प्रकार से आप इनके अंतः कोणों के नाम लिख लेंगे। और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, और वही क ख एक भुजा, ख ग एक भुजा, और क ग कहिए या फिर ग क कहिए एक भुजा, ठीक। और शीर्ष क ख ग है, और कोण जो है ख क ग, कोण क ग ख और कोण ग ख क। तो यही जो कोण है इन्हीं को जो है आपको लिखना है। ठीक उसी प्रकार से यह भी है, इसमें जो है आपको च छ ज दिया है, तो यहाँ पर जो भुजाएं होंगी च छ च ज और छ ज है। और कोण की बात, जो अंतः कोण है, तो यहाँ पर कोण हो जाएंगे कोण च ज छ, कोण ज और छ और च, और कोण छ च ज। तो यहाँ पर ज छ और च आ जाएंगे बीच में, और ये जो है क्या है, इसके अंतः कोण है। और शीर्ष जो है वो च छ और ज है। तो बहुत ही आसान है चीज़ों को समझना। अब जो है त्रिभुज की दो भुजाओं के योग की तुलना तीसरी भुजा से करना। अब जो है त्रिभुज की जो है दो भुजाएं हैं उसकी तुलना जो है तीसरी भुजा से हमको करना है। मान लीजिए दिए गए त्रिभुज क ख ग, यहाँ पर जो है क ख ग त्रिभुज दिए गए हैं। भुजा क ख प्लस भुजा ख ग, देखिए क ख 5 सेंटीमीटर और ख ग 6 सेंटीमीटर है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक, और चूंकि
और ये जो क और ग है यह कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब आपने देखा कि चूंकि 11 जो है 7 से बड़ा है, इसलिए त्रिभुज की जो है दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यही इसका जो है रिजल्ट आएगा। तो त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। तो यहाँ पर आप जोड़ करके सब देख लेंगे और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योगफल तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। अब यहाँ पर जो है दिए गए त्रिभुज क ख ग में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर निकालकर तीसरी भुजा की लंबाई से तुलना करना। अब मान लीजिए कोई भुजा है क ख क ग और भुजा क ख है, तो इसमें से आप घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा। चित्र आपका यही सेम रहने वाला है, ठीक। 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा। और ये 2 सेंटीमीटर जो है ये क्या है, भुजा ख ग से छोटा है। अतः हम कह सकते हैं क ग माइनस क ख ये जो है क्या है, ये छोटा है ख ग से। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की जो लंबाई का अंतर होता है वो तीसरी भुजा से कम होता है। तो यहाँ पर एक आपको एक चीज़ ये भी देखने को मिला कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को आपस में आप घटाते हैं तो वो तीसरी भुजा से कम ही रहता है। अब त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोणों का योगफल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। त्रिभुज के चित्र को देखो तो मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक। शिक्षक राजू, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो है आप क ख ग जो लिखना चाहें लिख देंगे। तो त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होंगे आप इसको जो है अंदर से डिनोट कर देंगे। तो राजू त्रिभुज के तीनों अंतः कोण क ख और ग हैं। शिक्षक अब्दुल, इन कोणों की माप करो। अब जो है अब्दुल जो है इन कोणों की माप कर रहा है। तो इस प्रकार से क ख ग 3 जो है कोण है। तो एक कोण जो है यहाँ पर 55 अंश आया है, तो ये जो कोण है ये 55 अंश है। और उसके बाद एक कोण जो है ये 45 अंश आया है, ये वाला कोण इसका जो है 45 अंश है। और जो ग वाला कोण है ये आपका जो है 80 अंश आया है। शिक्षक, अब शिक्षक पूछ रही है कि शिक्षक जो है पूछ रहा है कि सलमा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग करो। अब तीनों अंतः कोणों का योग हमको क्या करना है, निकालना है। तो तीनों जब आप जोड़ेंगे कोण क, कोण ख और कोण ग, तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका 180 अंश ही सभी में निकल के आएगा। कोई भी त्रिभुज आप बना लीजिए, किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना लीजिए, इसके अंतः कोणों का योगफल आपको 180 ही मिलेगा अगर आप नापते हैं तो हमने क्या देखा, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल सदैव जो है 180 होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऋजु रेखा बनी हुई है और इस पर जो है तीनों कोणों को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक। कोण 1 का जितना माप था उसको बनाया गया है, कोण 2 का माप जितना था उसको बनाया है, कोण 3 का माप उसको। तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगी और इस सरल रेखा का मतलब यही है कि यह कोण जो है 180 अंश के है। अब यहाँ पर स्वयं करो दिया गया है, तो स्वयं करो में नीचे बने चित्रों में अंतः कोणों की जो है माप कर उनके अलग अलग योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो अंतः कोण है इनको आपको नापना है। तो 90 अंश है और ये जो भी हो तो सभी का जो है त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल आपका 180 अंश ही आएगा। यहाँ पर सभी बराबर हैं भुजाएं, तो 6 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 होगा। और यहाँ पर जो है ये अधिक कोण है, तो जो भी होगा सब 180 डिग्री ही होगा। यहाँ पर हम लोग जो है त्रिभुज के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेंगे भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। तो इसको जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो है शिक्षक जो है पूछ रहे हैं फरीदा सामने बने चित्र को मापो। तो यहाँ पर चित्र जो दिया गया इसको मापने के लिए कहा। फरीदा ने जो है बने त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं की लंबाई को मापा और सभी भुजाओं की लंबाई कितनी निकल के आई, तो यहाँ पर जो है 4 निकल के आई। तो शिक्षक बहुत अच्छा, हमने देखा कि चित्र में बने त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हैं और इसकी लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर है। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम जो है समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिन त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु का अर्थ होता है सभी भुजाएं बराबर, ठीक। तो सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिसकी आपस में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक।
तो यहाँ पर आओ इस चित्र पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, शिक्षक पूछ रही हैं राहुल चित्र में बने त्रिभुजों की भुजाओं की माप करो। तो राहुल जो है इन चित्रों को देखता है और इनको नापता है। त्रिभुज में बने जो दो भुजाएं हैं क ख और क ग, तो ये दोनों क्या हैं, इनकी दोनों की लंबाई 3-3 सेंटीमीटर है, ये आपस में बराबर है। जबकि भुजा ख ग की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3। शिक्षक ने कहा शाबाश बहुत अच्छा, क्योंकि बच्चे ने एकदम अच्छे से इसको एग्जैक्टली नाप लिया, तो ये चीज़ें जो है निकल कर सामने आई। तो हमने देखा कि चित्र में बने त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, जबकि एक भुजा की लंबाई दोनों भुजाओं से अलग है। ठीक, तो दो बराबर हैं, एक अलग है। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान या बराबर हों तथा एक भुजा अलग लंबाई की हो, उन्हें जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, भुजा, बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो त्रिभुज है इसकी सभी भुजाएं आपस में भिन्न भिन्न हैं। आओ इस चित्र को देखते हैं। शिक्षक सिद्धू इस चित्र में बने त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई की माप करो। सिद्धू जो है इस त्रिभुज को नापने का काम करता है। और भुजा क ख की लंबाई 5 सेंटीमीटर, क और ख 5 सेंटीमीटर है। अब भुजा क और ग की लंबाई 3 सेंटीमीटर, क और ग 3 सेंटीमीटर। अब भुजा ख और ग की लंबाई ये 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से है। शिक्षक बहुत अच्छा, शाबाश। शिक्षक जो है इन लोगों को मतलब तारीफ करता है, शाबाशी देता है। सिद्धू, अब सिद्धू कह रहा है यहाँ तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है अलग अलग है, इसलिए इसको विषमबाहु। तो ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान हो, विषम हो मतलब कि समान न हो, अलग अलग हो, तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषम बाहु का अर्थ यहाँ पर दिया गया है असमान भुजाओं वाला। तो सभी भुजाएं जो है इसकी आपको अलग अलग लंबाई की देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर जो है स्वयं करो लिखा गया है। भुजा क ख ख ग घ, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। तो ये बराबर है और ये तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये 10 है, ये 9 है और ये 7 है। तो ये जो है विषम बाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं जो है अलग अलग हैं। ये 5, 5 और ये 5, तो ये हो गया समबाहु, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। और ये 3, 4 और 5, तो ये भी जो है आपका क्या है विषम बाहु। अब यहाँ पर 11, 11 और 12, तो ये जो है आपका समद्विबाहु। दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समद्विबाहु। अब तक हमने जो है त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर देखा। अब त्रिभुज को जो है हम कोणों के एंगल के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहला त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा जैसा कि आपको एक्यूट एंगल बताया गया है, न्यून कोण, तो न्यून कोण जो है वो क्या होता है 90 अंश से आपका हमेशा कम होता है। तो चित्र में देखो, तो शिक्षक कह रहा है रितिका चित्र क में बने त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप बताओ। तो यहाँ पर जो प्रत्येक अंतःकोण है इसकी जो है माप करने की बात कही गई। तो रितिका ने जो है इसको मेजरमेंट किया और सभी कोण जो है आपके कोई 30 अंश हैं और 75 अंश हैं और 75 अंश हैं। तो दो कोण यहाँ पर आपके बराबर है और एक कोण जो है इसका अलग है। तो शिक्षक ने कहा हमने देखा कि इस त्रिभुज में के जो है 3 कोण क्या है, तीनों कोण जो है 90 अंश से कम है। कोई भी कोण जो है 90 अंश से अधिक नहीं है। ये 75 है, ये भी 75 है और ये 30 है। तो यहाँ पर जो है ये क्या है न्यून कोण त्रिभुज है। तो ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोण न्यून कोण हो उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो मतलब सभी कोण जो होंगे वो आपके 90 अंश से कम ही होंगे। ठीक, इनका योग जो है 180 अंश होगा, लेकिन जो ये त्रिभुज होंगे ये कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं होगा जो कि 90 अंश से अधिक हो। 90 अंश से इसके कम ही होने चाहिए। अब उसके बाद है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल मतलब कि एक कोण इसका क्या होगा 90 अंश होगा। ठीक,
तो शिक्षक ने कहा कि मीना चित्र ख में बने त्रिभुज के तीनों कोणों की माप करो। तो यहाँ पर जो है तीनों कोणों की माप करने की बात कहेगी। तो मीना ने नापा, तो जो है ये कोण अ जो है 90 अंश है, ब 30 अंश है और स जो है 60 अंश है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर एक कोण क्या है, 90 अंश है। तो शिक्षक ने कहा बहुत अच्छा, महेश बताओ इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण की माप क्या है। तो महेश ने बताया कि इस कोण में जो सबसे बड़ा कोण है वो 90 अंश है। शिक्षक कह रहा है हमने देखा कि चित्र ख में जो है त्रिभुज का एक कोण जो है समकोण या फिर 90 अंश का है, तथा शेष जो दो कोण हैं वो न्यून कोण है, तो मतलब 90 अंश से छोटे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे हम जो है समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर त्रिभुज के तीन कोणों में से कोई एक कोण जो है 90 अंश का है तो उस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब यहाँ पर जो है अधिक कोण त्रिभुज की बात की गई है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो है जो एंगल होगा वो 90 अंश से अधिक होगा। तो अधिक कोण जो होता है वो 90 अंश से अधिक होता है। तो शिक्षक ने जो है पूछा कि पीटर चित्र ग में बने त्रिभुज के तीनों कोणों की माप करो। तो यहाँ पर जो पीटर ने है इसको नापा, तो एक 130 अंश निकला, एक 20 अंश निकला, एक 30 अंश निकला, और इसको आप जोड़ेंगे सभी का योग जो है 180 अंश ही आएगा। ये फैक्ट है, सभी तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश ही आएगा। अब इसमें एक जो है अधिक कोण है, तो इस चित्र में जो है इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो 130 अंश है, और ये क्या है, अधिक कोण है। तो शिक्षक बोल रहा है कि हम लोगों ने देखा कि चित्र ग में बने त्रिभुज का जो एक कोण है वो अधिक कोण है, तथा शेष दो कोण क्या है, न्यून कोण है। तो ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर स्वयं करो जो है अभ्यास है, रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर 60, 90, 30, तो ये समकोण हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 70, ये हो गया 7, और ये 7 3 10, 1 11, तो ये 110 हो गया। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, 70। ठीक, तो तभी जो है ये 180 अंश होगा। तो ये जो है ये कौन सा कोण होगा, तो ये होगा 70 70 70, तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। क्यों न्यून कोण होगा, क्योंकि सभी कोण जो है इसका 90 अंश से कम है। अब यहाँ पर इसमें देखिए, अब ऐसा में 20 30, 3 2 5, तो ये 50 हो गया। 180 में से 50 आप घटा दो तो 0 5 3 8, तो 130 अंश का ये होगा। तो ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर एक कोण जो है 130 अंश का है। अब ऐसा में 45 45, तो ये 45 45 आपका 90 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 90, क्योंकि 90 + 90 होगा तभी 180 अंश होगा, और त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये जो आपका होगा समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद जो है आप नेक्स्ट देख लीजिए, अब 60 और ये 75 अंश है, तो ये आप जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर आप एक किनारे 75 + 60, 5 6 6 12 1 13, 135 है। तो 180 में से आप 135 घटा दीजिए। ठीक, तो 10 में से 5 गए 5, और उसके बाद यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 3 गए 4, 4 3 7, तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, 5 5 10, और 7 3 10 1 11, 11 में आप 6 जोड़ेंगे 17, 1 हासिल 18, तो ये भी आपका कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये होगा न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, इस प्रकार से आप चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सीख गए हैं क्या क्या चीज़ें हमने सीखा है। त्रिभुज के जो 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। इस चैप्टर में हमने त्रिभुज में जो भी 3 कोण, 3 शीर्ष और भुजाएं होती हैं और उनके बारे में जो है अच्छे से हम लोगों ने समझा। उसके बाद त्रिभुज के अंदर के कोणों को अंतःकोण कहते हैं, ये भी हमने समझा। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग जो है तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है, ये भी हमने देखा। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर जो है
वो तीसरी भुजा जो होगी उसकी लंबाई से हमेशा कम ही होता है। ठीक, तो ये भी चीज़ हमने देखी। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश या 2 समकोण। 2 समकोण का मतलब 90 प्लस 90, 90 अंश को समकोण कहते हैं। 2 समकोण मतलब 90 प्लस 90 180। ठीक, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर ली है। अब इसके बाद जो है अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित चित्रों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज पहचानिए। देखिए, जो न्यून कोण है उसको जो है सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो न्यून कोण है इसमें एक ये है और एक 3 नंबर का है और एक यहाँ पर जो है 4 नंबर का है। तो 1, 3 और जो 4 हैं ये क्या है, हमारे न्यून कोण त्रिभुज है। तो कोण जो त्रिभुज 1 है और त्रिभुज 2, त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4। तो त्रिभुज 1 और त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4, तो ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं सभी का मान जो है क्या है, 90 अंश से कम है। इसमें भी 90 अंश से कम है, इसमें भी 90 अंश से कम है। अब इसके बाद देखेंगे अगर आप, तो ये जो है आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ठीक, और इसके बाद ये जो है 5 नंबर ये क्या है हमारा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से इनको समझ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 है, निम्नलिखित त्रिभुज में त्रिभुकोण अ ब स की माप बताइए। अ ब स मतलब ये कोण इसमें पूछ रहा है, इसमें ये कोण पूछ रहा है और इसमें ये कोण। तो जैसे कि आपको पता है सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो 180 में से इन दोनों को आप जोड़ करके घटा दीजिए, 6, 5, 11। तो ये जो है आपका आ जाएगा 0, 8 में से 1 गए 7, तो ये हो जाएगा 70 अंश। 7, 6, 13 और 5, 3, 8। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी 4, 3, 7 है, 180 में से आप 70 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 110 अंश। तो 4, 3, 7, 1, 8, 180। ठीक, अब यहाँ पर 9, 4, 13 है, इसको 180 में से आप घटा देंगे, 0, 5, 3, 8। ठीक, और ये हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 5, 4, 9, 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से 180 में से आप इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है तीसरा नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या कह रहा है, त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की माप का योगफल तीसरी भुजा से क्या होगा, अधिक होगा। योगफल जो है तीसरी भुजा से अधिक होगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप का अंतर तीसरी भुजा से, जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से कम होगा। ठीक, आपको जो है कितना सीखा में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी सभी क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।